नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पाटिल। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी सफर में 38 बरस के पायदान पर कदम रखा है। इस दौर में 1984 के लोकसभा चुनाव में जीती गई 2 सीटों से 2014 की 284 सीटों के सफर को पार्टी ने पूरा किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों की नींव को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और अब नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह की जोड़ी के बीच इस बीजेपी ने कई बदलाव देखे हैं। इस बीच आरएसएस के साथ पार्टी का वैचारिक जुड़ाव और फैसलों में दखल आज भी जारी है। ऐसे में कल की भाजपा आज की बीजेपी के मुकाबले क्या कुछ बदली है या फिर कितनी मजबूत हो पाई है? क्या अंत्योदय, गरीब, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद और राम नाम से ऊपर होकर शाइनिंग इंडिया के बाद सबके साथ सबके विकास तक के मुद्दे लोगों के बीच पहुंचे हैं? ना पूरे होने वाले वादे कितने इसके बीच होंगे? बातचीत के दौर में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। देश की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक सफर में आज 38वें पायदान पर कदम रख दिया है। जिस जनसंघ के बिखराव के बाद 70 और 80 के दशक में कांग्रेस विरोधी राजनीतिक विचारधारा की तलाश की जा रही थी, उस दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाजपा को जीवंत किया। हरे केसरिए झंडे के तले पार्टी कब सबसे पिछड़े के लिए अंत्योदय की बात करते करते देश की मुख्य धारा का हिस्सा बन गई, पता ही नहीं चला। वक्त की करवटों के बीच इस एहसास को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरों सिंह शेखावत जैसे नेताओं को शीर्ष पर कायम होते हुए देखा गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। 1980 में भले ही पार्टी का औपचारिक ऐलान किया गया हो, लेकिन इसके पीछे की व्यू रचना आपातकाल के दौर में साल 1975 में ही पड़ गई थी। इसके बाद 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही जब जनसंघ अन्य दलों के साथ विलय हुआ, तो देश के शासन में आने वाली बीजेपी, जिसके नेताओं ने 3 साल की भागीदारी जनता सरकार में निभाई, लेकिन साथ लंबा नहीं चला और 80 आते आते बीजेपी अपने पूर्ण रूप में थी। पहली चुनौती के रूप में 1984 का चुनाव था, जहां एक सीट गुजरात के मेहसाणा में और दूसरी आंध्र प्रदेश के हनामकोंडा में पार्टी ने जीती। इसके बाद पार्टी को राम जन्मभूमि आंदोलन ने ताकत दी और इसी बीच यूपी और राजस्थान के साथ पार्टी ने उत्तर भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया। कई राज्यों की सत्ता को राम नाम और हिंदुत्व की छवि पर हासिल किया गया। एक तरफ वाजपेयी का सर्वमंजूर चेहरा था, तो दूसरी तरफ कट्टरवादी छवि वाले आडवाणी। पार्टी का कुनबा और परचम इस दौर में इतना आगे बढ़ा कि 1996 के चुनाव में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार महज 13 दिन चल सकी। वाजपेयी ने विश्वास मत को लेकर अपने भाषण में जो कुछ कहा, मानो देश के जहन पर छप गया और पार्टी के आने वाले वक्त को मानो इसी वक्त तलाशा गया हो। नतीजा ये रहा कि फिर 1997 में चुनाव हुआ और वाजपेयी की छवि पर कई प्रादेशिक दलों ने एनडीए जैसे बैनर पर एक होने का फैसला किया, लेकिन कई दलों का साथ 1 साल तक ही कायम रह सका और वाजपेयी को इसका फायदा हुआ। इसका नतीजा ये रहा कि इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की जीत के साथ 5 साल प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कार्यकाल को पूरा किया, जो कि देश के सियासी इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इस दरमियान कट्टर हिंदूवादी छवि को बदलने की कोशिशें की गईं, तो वाजपेयी ने खुद को गैर सांप्रदायिक छवि के रूप में उभारा। इस बार नारा बदला और विकास के मॉडल भी भाजपा ने इन पर बात करना शुरू कर दी। तो अंदर खाने में राम नाम का जाप भी जारी रहा, पर यह फार्मूला इस बार देश ने नकार दिया। इसके बाद 10 साल तक बीजेपी मुख्य विपक्षी दल तो रहा, लेकिन सत्ता से दूर भी रहा। ऐसे में पार्टी में चेहरा और पीढ़ी परिवर्तन का दौर नरेंद्र मोदी के साथ सामने आया। मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने 284 सीटों का अभूतपूर्व बहुमत हासिल किया। अमित शाह साथ ही से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस बार मुखर्जी का सपना दिखाया गया, वाजपेयी के वादों को पेश किया गया
तो खुलकर राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और कश्मीर के साथ देश में आतंकवाद और करप्शन जैसे नए मुद्दों पर बातचीत की गई। नई जनरेशन के नेताओं ने शीर्ष नेताओं को मार्गदर्शक बना दिया तो पार्टी विद डिफरेंस का नारा सबके साथ सबके विकास में तब्दील होता चला गया। मोदी के राज में जीत का पताका पहली बार पूर्वी भारत में लहराता हुआ दिखा। पार्टी ने मोबाइल पर अभियान चलाकर सदस्य बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का खिताब अपने नाम किया। देश में गैर कांग्रेसी दल की मजबूती ऐसे हालात में सबके लिए चुनौती बनी रही। चुनाव लड़ने के तरीके बदल गए। किसी दौर में कंप्यूटर और मोबाइल का विरोध करने वाली भाजपा, उसी ने तकनीक को अपना सबसे बड़ा औजार बनाया। इस बार टारगेट ऑडियंस युवा था, महिला थी, हिंदू था, आतंकवाद के शिकार देशवासी थे और हर वो भारतीय था जिसे देश की सियासत में करवट चाहिए थी। तो क्या चेहरा कल की भाजपा है या फिर नींव के जमींदोज हो जाने का वो एहसास? क्या इमारत मजबूत हुई है या फिर कमजोर? ईंट से ईंट जोड़कर ढांचा बनाने वाला कार्यकर्ता क्या आज चेहरों के बोझ में दब गया? पहचान पार्टी की हुई या फिर व्यक्ति विशेष की? आज कौन प्रधान है, संगठन या व्यक्ति? क्या ये सब कल की बात है या आने वाले वक्त की? शायद वक्त अभी और करवट लेगा। तो जाहिर सा सवाल है, आज की बीजेपी को देखते हुए नीतियों में क्या सबका साथ और सबका विकास शामिल है? हमारी वेबसाइट के साथ साथ आप फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बात कल की बीजेपी पे होगी, बात आज की बीजेपी पर होगी, बात भारतीय जनता पार्टी के हर हालात पर होगी। इस पर चर्चा के लिए बीजेपी से मुकेश चलावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजीव सक्सेना जी हमारे साथ हैं, संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट ओम सैनी जी आपने देखी, एक बीजेपी का सफ़र है 1980 से लेकर 2017 के बीच में। कई उतार चढ़ाव, कई तरह के दौर, कई तरह की लीडरशिप को देखा गया। मुद्दे बदले हैं, क्या तासीर भी बदली है? लगता है कहीं पर टोटल परिवर्तन है, थोड़ा ही नहीं पूरी तरीके से बदल गई। मुझे याद है कि जनता पार्टी से जब भारतीय जनता ये अलग हुए थे जनसंघ के रूप में, तो उस वक्त दोहरी सदस्यता के सवाल पे सारा सिलसिला था। बाहर निकले तब जो बात कही थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और जिसमें अटल जी अध्यक्ष बने और आडवाणी जी और बख्त साहब और मुरली श्याम जोशी जी महामंत्री बने, तो उस वक्त अब्दुल करीम छागला सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में पूरे देश में एक पार्टी बन करके आ गई। लेकिन उसके तत्काल बाद में लगा कि धीरे धीरे उन सब मुद्दों को छोड़ने के बाद में, क्योंकि जो 6 पॉइंट उन्होंने उस वक्त तय किए थे, जो पार्टी की स्थापना के वक्त राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, प्रभावकारी धर्मनिरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद, सिद्धांतों पर आधारित साफ सुथरी राजनीति, इनसे पार्टी आगे नहीं बढ़ रही थी। लोगों के दिमाग में और जनसंघ का बहुत बड़ा हिस्सा ये मान रहा था कि हमें इस तरीके से साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर एक परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के साथ में वही स्मिता के सवाल सामने खड़े कर दिए गए जिनको गौण कर दिया था और जिसके लिए अब्दुल करीम छागला ने बड़ी तारीफ की थी। बहरहाल उसके बाद में जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्षता का सिलसिला बहुत अलग हो गया। राम मंदिर की यात्रा भी हुई और उसके साथ साथ में कॉमन सिविल कानून और 370 का मुद्दा, ये सब वापस पैदा हुए जिनको कि लुप्त कर दिया था, गौण हो गए थे जी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके से नज़र आने लगी, और वैसी ही नज़र आने लगी उन्हीं मुद्दों के साथ में जिसके साथ में एक वक्त में जनसंघ नज़र आती थी। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही। 2017 में 1977 का दौर नजर आता है, अक्स है वो बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल बदल गया है। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की हामी थी, आज कॉरपोरेट का डेवलपमेंट का मॉडल बहुत अलग है। आज आप जिस मॉडल को लेकर के चल रहे हैं उसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जगदीश भगवती जैसे लोग बनाते हैं। उससे पहले दीनदयाल उपाध्याय की बात, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में दीनदयाल जी के बारे में कहा गया कि उनका एकात्मवाद के तहत ही सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल विपरीत है। और वो शायद आज की इस एक ध्रुवीय दुनिया के अंदर
मेरा ख्याल है कि मजबूरी है, वैसा ही करना पड़ा कि वो सब आदर्श नहीं चल सकते जिनकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ हुई थी। मैं इस पर भी आऊंगा कि आदर्श क्या थे और अब क्या बदलाव देखने को मिले हैं। सुरेश उपाध्याय साहब, जनसंघ का जिक्र किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के वो बयान सबको याद है आज भी, जो मोरारजी देसाई को और उसके बाद बाकी नेताओं को भी उनकी तरफ से कहा गया, माफ कीजिएगा, कि जनता दल छोड़ सकते हैं लेकिन संघ को नहीं छोड़ सकते क्योंकि संघ उनकी रगों में बहता है। वो भारतीय जनता पार्टी या राजनेता से पहले संघ के कार्यकर्ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वो जुड़ाव आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहीं नजर आता है, नेतृत्व का नजर आता है? भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे और वहाँ उस समय तक कांग्रेस एक देश को स्वतंत्र कराने का एक मंच था जिसमें सभी विचारधारा के लोग थे और वैचारिक मतभेद के कारण से विशेषकर जो कश्मीर की समस्या थी और कुछ देश को दिशा देने वाले बिंदुओं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ करके देश हित में इस भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई रीति नीति को लेकर के एक राजनीतिक दल की स्थापना के लिए प्रयत्न किया और उसमें संघ के एक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय भी उसमें शामिल हुए जी। और जनसंघ की स्थापना होने के बाद 52 से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और कालीकट में जब अधिवेशन हुआ तो उस समय दीनदयाल जी उसमें महामंत्री चुने गए और उस समय जनसंघ का एक सफ़र शुरू हुआ और 77 में आकर के इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया और एक बड़ी संख्या में देश में लोकतंत्र का दमन करते हुए जेलों में लोगों को डाल दिया जी। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनसंघ में जो लोग थे और उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी पार्टी को विसर्जित किया, शायद वो भारी मन से ही किया होगा जी। और उसमें अपने कुछ सिद्धांतों को उन्होंने उस समय छोड़ा, देश हित में अपने सिद्धांतों से भी हट करके भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया जी। उस विलय के बाद 2-2.5 साल के उस शासनकाल में उन पार्टी में बाकी दलों को लगा कि शायद हमारा आने वाले समय में अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उसमें एक बड़े षड्यंत्र के मेरा एक तहत सीधा सा सवाल है, 1925 का दौर, आरएसएस की स्थापना 51 के आसपास जनसंघ स्थापित हुआ और 1980 में आकर अब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। लेकिन इन तीनों संगठनों में हाशिए पर कौन चला गया? जुड़ाव जो था मैं वही वो कहाँ पर है? जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। और क्या आज भी आरएसएस ही बीजेपी के नेता देती है? बीजेपी आज भी कोई संघ का नेता उस समय भारतीय जनसंघ में जो लोग काम कर रहे थे, आज भी जो भारतीय जनता पार्टी में है कि संघ के द्वारा चलती है, आज भी मेरे हिसाब से 1% से ज़्यादा संघ के स्वयंसेवक उसमें भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी नहीं है, बाकी सभी सामान्य जनता के लोग हैं। उस समय दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा करके और जनता पार्टी को तोड़ने का कृत्य जनता पार्टी के लोगों ने ही किया और उस समय जो जनसंघ था, जो उसमें जनता पार्टी में विलय किया था, उन्होंने लगा कि हमारे सिद्धांतों के साथ हम नहीं चल सकते। ये हिस्ट्री है, मेरा सवाल है उस पर अब सीधा सा आप बताइए। उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी बनाई और मेरा ये मानना है कि वह भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से वही जनसंघ के लोग थे जो वापस आ गए। एक तरह से जो विलय हुआ था वो विलय समाप्त होकर के आज क्या स्थिति है? आज आप कहते हैं कि महज 1% है, लेकिन ये 1% रीति नीति विचारधारा सबको तय करते हैं। ये 1% वो है जो किस मोड पर जाएंगे आप ये तय करते हैं। तो क्या माना जाए कि ड्राइविंग सीट पर आरएसएस ये है बीजेपी के? अश्विनी जी, मेरा इसमें थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं बात को स्पष्ट करूंगा। राज सत्ता कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी हो, पूंजीवादी हो या कैसी भी हो, राज सत्ता का एक स्वभाव होता है सारी सत्ता को अपने पे केंद्रित करना और ये राज सत्ता जब तक ठीक से काम करे उसके लिए आवश्यक है कि उसके ऊपर ऐसे लोगों का प्रभाव होना चाहिए जो उसको ठीक से कंट्रोल कर सकें। एक गांधी जी का उदाहरण से मैं बात शायद समझ में आएगी। गांधी जी 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद वो कभी अध्यक्ष भी नहीं रहे और शायद मेरी जानकारी में वो साधारण सदस्य भी नहीं बने और 1939 में जब उनकी पसंद का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाया तो उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उस समय की कांग्रेस की कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वो कार्यकारिणी बनाए जो गांधी जी को पसंद हो। 47 तक गांधी जी का इतना प्रभुत्व था, सत्ता से लिप्त नहीं थे, वो सत्ता से अलिप्त रहते हुए उन्होंने कांग्रेस को जिस ढंग से चलाया। तो मुझे लगता है कि में आज की डेट में भी राजनीति में सत्ता में अलिप्त रहने वाले लोग अगर रहेंगे, ऐसा एक अंकुश
भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसा अंकुश उनके ऊपर रहता है तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो भी है वो अपने ढंग से काम चलिए, मैं करता इस सवाल को सक्सेना जी आपके पास भी यूं ही ले जाता हूं, क्योंकि हिस्ट्री आ गई लेकिन जवाब नहीं आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो चीज़ें कहीं काफ़ी जटिल थी, मेरी समझ से शायद दूर रही। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ का अक्स ठीक वैसा ही नज़र आता है जैसा 1980 में था, कि कुछ देखिए, बदला है? मैं बताऊं, कोई भी पार्टी कोई निश्चित विचारधारा को लेके चलती है, वही आगे राजनीतिक जीवन में सरवाइव करती है। चाहे इनिशियली देख लीजिए, कांग्रेस की भी एक विचारधारा थी, वामपंथी दलों की भी विचारधारा थी, और भारतीय जनता पार्टी की भी एक विचारधारा है। लेकिन क्या जिस दौर से अटल बिहारी वाजपेयी गुजरे, हमने देखा किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी गुजरे, जो छवि थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ठीक वैसा ही आज क्या हम कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह साहब हैं? मुझे तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। जिस तरह की नीति वो कठोर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाम से जो दिखते थे, आज जो यूपी में पंचनिष्ठाएं हैं इनमें, आपको आज लगता है? यूपी में जो दिखा, वो उन्होंने क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम इस बहुसंख्यक समाज की बात करेंगे जिसका शोषण हो रहा है। सांप्रदायिकता के नाम पर जो रोटी सेक रहे हैं दल, वो बिल्कुल बेनकाब हो गए। यूपी के चुनाव में मैं पिछले अगर देखूं तो वो सब बेनकाब हो गए, और एक चेहरा सामने आया जो बात है स्पष्ट, सांप्रदायिकता यानी बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा करके, और आप तुष्टीकरण के नाम पे इस देश में कुछ भी नहीं चल सकता। बीजेपी हिंदू कहती है, तो और बीजेपी के एक नेता, मेरे ख्याल से यूपी जो के पुराने मुख्यमंत्री हिंदुत्व की बात को हिंदू पर ले जाते हैं, तो क्या यहाँ पर सांप्रदायिकता नहीं है? योगी आदित्यनाथ और अटल बिहारी वाजपेयी, दो चेहरे हमारे सामने, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात करें, चाहे उनकी कविताओं के माध्यम से बात करें, चाहे सांप्रदायिकता पर बात करना चाहूंगा, आप सवाल मत घुमाइए आप। हाँ नहीं, सांप्रदायिकता के मामले में मैं बिल्कुल कहूंगा एक स्पष्ट नीति योगी आदित्यनाथ की दिखती है। वो कहते हैं कि कोई तुष्टीकरण जो पहले जो अटल जी के टाइम में था, मतलब अटल जी से फर्क है? बिल्कुल अंतर नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं होगी। अटल जी भी यही कहते थे, और शायद योगी आदित्यनाथ, ये आप संक्षेप में अगर समझें तो मैं जो समझ पाया हूं अखबारों को पढ़ के, और अभी यूपी का रिजल्ट मैंने देखा। ओम सैनी जी, आप नोट कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास में, मैं आगे इस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले पंचनिष्ठाएं, चलावत साहब क्या जिंदा है आज भी पार्टी? नहीं, बिल्कुल, आज भी जो पंचनिष्ठाएं हमारी रही है उसमें लोकतंत्र रहा है, सकारात्मक पंथ, जो निरपेक्षता रही है, सर्वधर्म समभाव, जो आज जो हम सबका साथ सबका विकास जो कह रहे हैं, वो पंचनिष्ठाओं में से हमारा लिया हुआ। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता आज भी हमारा संकल्प जो है उसको हम साथ लेके चल रहे हैं। गांधीवादी समाजवाद और मूल्याधारित राजनीति, ये जो हमारी पंचनिष्ठाएं थी, इनमें आप देखिए लोकतंत्र एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार समय समय पर चुनाव होते हैं। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, केवल लोकतांत्रिक परंपरा में संभव है। अमित शाह जी एक छोटे से कार्यकर्ता थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं। ऐसा किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं है। चाहे आप वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल देखिए, वहाँ परिवारवाद की राजनीति है, अगर मुलायम सिंह जी है तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष ले आ रहे हैं, या मायावती विरोध करती है परिवारवाद का? नहीं, बात परिवारवाद की बात नहीं आ रही, बात आ रही है लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराने की। वो भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं पर बात करना चाहूंगा, जिनमें कहीं ना कहीं वंशवाद किसी और शब्द के मायनों में वंशवाद का नहीं कह रहा हूं मैं आप कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो पार्टी की स्थापना के समय से, चाहे जयललिता जी की पार्टी ले लो, चाहे मायावती जी की पार्टी ले लो, मुलायम सिंह जी की पार्टी ले लो, या और भी जो राजनीतिक दल है, उनमें वही लोग चले आ रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिन्होंने अपनी स्थापना से लेकर अभी तक कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखा है, और जिनके लिए हम ये भी कह सकते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी सुदृढ़ नहीं थी, फिर भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कंगूरे नजर आते हैं, लेकिन क्या नींव में भी हालात ऐसे ही हैं? मैं आना चाहूंगा उस पर, ब्रेक लेंगे छोटा सा, तुरंत लौटेंगे। का नारा सबका साथ सबका विकास एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील रहा है। इसमें मोदी जी का बहुत सहयोग रहा है, लोगों ने इसको बहुत सराहनीय दिया है। इसके बाद नोटबंदी का वो, चाहे यूपी चुनाव का इनका रहा हो, बहुत अच्छे कार्यक्रम इनके रहे हैं। इन्होंने सब वर्गों को साथ लेके चले हैं, किसान वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, मिडिल क्लास आदमी व्यक्ति हो, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनके द्वारा। जहाँ तक अभी देखा जाए तो बैंक का ट्रांजेक्शन बढ़ा दिया गया है, 4 ट्रांजेक्शन के बाद 50 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे, लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति अपने पास जो भी जमा पूंजी होती है उसको जमा पूंजी को वो बार बार जाके बैंक में जमा करवाता है।
क्योंकि वो आज तक होने वाली अनहोनी से डरता है। कभी भी कहीं चोरी हो जाती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा नारा है। जिस प्रकार से बीजेपी ने सब जगह बढ़िया काम किया, लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार ने बहुत ही कम विकास किया है।